गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह। हम और आप आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ना तो केवल सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप किसी भी स्टेट का टेट दे रहे हो, आप बिहार का टेट का एग्जाम दे रहे हो, आप राजस्थान का दे रहे हो, आप गुजरात का दे रहे हो, या आप केंद्रीय विद्यालय का पेपर दे रहे हो जिसे आप केवीएस कहते हो, या आप नवोदय का पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए जहां पे यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, आप जहां टीचर बनने वाले हो, ठीक है, स्पेशली 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए, वहां के लिए एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो टॉपिक है एनसीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे बहुत ध्यान समझिएगा। जहां तक सीटेट की बात है, सीटेट पे यहां से 2 से 3 प्रॉब्लम आती हर साल। आपने अगर थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी हो सीटेट की, पहले पेपर दिया होगा तो आपने जरूर इस चीज को फेस किया होगा। और आज जो मैं समझाऊंगा, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया, खुद को अच्छे से बता लिया, तो याद रखिए कि आप 2 से 3 प्रॉब्लम तो बना ही रहे हो सकता है कभी किसी के साथ 4-4 प्रॉब्लम यहां से आ जाती है, ठीक। तो ध्यान, और जो बाकी जो टॉपिक्स है पेडागोजी के, वो भी इससे रिलेट करते हैं। करिकुलम और हम सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी इसी ने बताया हुआ है। जो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में, तो उसका भी सजेशन एनसीएफ में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीएफ बहुत ध्यान से समझिएगा। एनसीएफ कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही नोट कीजिए भाई, ठीक है। इसका कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, ठीक है, याद रखेंगे। अब एक बात देखिए कि एनसीएफ 2005 जो था, ऐसा नहीं कि 2005 में ही केवल, ठीक है, शिक्षा नीति में सुधार करने के लिए सरकार ने कोई प्रयास किया, या सरकार किसी आयोग का गठन करती है और कोई कमीशन बनाती है और वो कमीशन अपना सजेशन देता है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी ये चीज बनी हुई थी। और कब बनी थी ये भी एग्जाम में पूछ देता है भाई। देखो, सबसे पहले बनी थी ये 1975 में, 1975 में, फिर ये बनी 1988 में, 1988 में, फिर ये बनी 2000 में। कब बनी? 2000 में, ठीक है, 1975, 1988, 2000 में। उसके बाद लास्ट में आके बनी 2005। आज एनसीईआरटी कि जितनी भी बुक्स पब्लिश होती हैं, एनसीईआरटी के जो पढ़ाने का तरीका है वो इसी के सजेशन पे डिपेंड करता है। सारी बुक्स, सारा करिकुलम, सारे जितने सिलेबस बनते हैं सब इसी पर ही बनते हैं, एनसीएफ 2005 पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये चौथा है। पहले 75 में, 88 में, 2000 में, फिर कब बना? 2005 में। तो एक चीज तो यहां से आपका क्लियर है, इसका फुल फॉर्म आपका क्लियर है, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब एनसीएफ है क्या, ठीक है। एक्चुअल देखिए क्या है, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है, उनका सिलेबस कैसा हो, उनका करिकुलम कैसा हो, इसको डिसाइड करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना। ये एक्चुअल में है क्या, इसने केवल सजेशन दे रखा है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, क्या क्या उनके सिलेबस में हो, क्या ना हो, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब व्हाट टू डू एंड, ठीक है, व्हाट डोंट डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसी पर है पूरा का पूरा क्या, नेशनल करिकुलम फ्रेम, क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए समझते हैं एनसीएफ। अब चूंकि देखिए, अब यहां एक बात समझिएगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, ठीक है, बस समझने वाली चीज है। देखिए आज केवल हम और आप बात करेंगे, और जितने मैं बात करूंगा अगर आपने इसको समझा लिया तो आपका काम होगा, केवल दिमाग में उतारना है सब चीजों को, ठीक। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या एनसीएफ 2005 ने जब अपना सजेशन दिया, अर्थात सजेशन किस पे, हर एक सब्जेक्ट पे दिया, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट पे उसके अपने सजेशन, कर उसकी एनसीएफ 2005 की बुक पढ़ी है तो उसने हर एक सब्जेक्ट पे अपना सजेशन क्या हुआ है, दिया हुआ है। उस पर अपनी सलाह दी हुई कैसे पढ़ाया जाए, क्या किया जाए, क्या न किया जाए। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, हमें तो किससे रिलेट करके पढ़ना है, हमें तो मैथ्स पढ़नी है ना भाई, हम तो गणित की पेडागोजी पढ़ रहे हैं। तो अगर हम गणित की पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो हमें भाई गणित के बारे में ही केवल देखना है कि गणित पे या मैथ्स पे एनसीएफ ने क्या कहा है, ठीक। तो चलिए आइए, तो मैथ्स या गणित पे जो सबसे पहली बात एनसीएफ ने कही, वो कही है क्या, मैथमेटाइजेशन। एक वर्ड उसने यूज किया है, ध्यान से समझिएगा, एक वर्ड उसने यूज किया है, दैट इज मैथमेटाइजेशन, ठीक है। मैथमेटाइजेशन यानी गणितीय करण, गणितीय करण, क्लियर है, मैथमेटाइजेशन या गणितीय क्या करण, ये वर्ड वो यूज करता है, ठीक है। तो जब ये वर्ड वो यूज करता है, मैथमेटाइजेशन या गणितीय करण का वर्ड जो यूज करता है, तो
भाई उसको उसने एक्सप्लेन भी किया होगा, उसके बारे में उसने उसको बताया भी होगा कि भाई मैथमेटाइजेशन या गणितीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ कहता है कि गणितीकरण या मैथमेटाइजेशन का मतलब होता है, मैथमेटाइजेशन का मतलब होता है कि बच्चों को मैथ ऐसे सिखाई जाए, बहुत ध्यान समझिए क्योंकि यहां से एक प्रॉब्लम आनी है, इस वर्ड से आनी है। अभी दिखाता हूं वो कैसे आई है। बच्चों को गणित इस तरह सिखाई जाए ताकि वो उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सके। समझ में आ रहा है बात? कहां कर सके, एक वर्ड आया, कहां कर सके? दैनिक जीवन, उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सके। ठीक है, दैनिक जीवन में मतलब जो हम फेस कर रहे होते, केवल नहीं कि हम लोग केवल सिलेबस में जो दिया हुआ है मैथ्स में, और जो हम दैनिक जीवन में फेस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम, उसमें गणित का उपयोग कर सके, उसमें गणित को क्या कर सके? ढूंढ सके दैनिक जीवन में। दूसरा, ठीक है, अच्छा दैनिक जीवन में मान लो कि हमने गणित को ढूंढ लिया, फिर तर्क संगत समाधान का प्रयास। ये जो आप तर्क संगत देख रहे हो ना, तर्क संगत, या एक वर्ड यूज होगा तार्किक विश्लेषण कर सके, ठीक है, एक लॉजिकल एनालिसिस कर सके, उसका तर्क संगत समाधान का प्रयास करने की कोशिश कर सके। ठीक है, ये जो आप वर्ड देख रहे हो तर्क संगत या तार्किक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जहां पे देखो आपको ऑप्शन में जहां भी ये वर्ड मिले, देखिए ये जो वर्ड है ना मैथमेटाइजेशन यानी गणितीकरण, ये तो एक एनसीएफ का वर्ड है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है ना, वो एक्चुअल मीनिंग इसी में छुपा हुआ है, तर्क संगत समाधान का प्रयास, या किसी भी समस्या का तार्किक विश्लेषण करना, एक लॉजिकल एनालिसिस करना। ठीक, तो जहां कहीं भी ये तर्क संगत वर्ड मिले या तार्किक वर्ड मिले, समझ जाना कि वही आंसर हमारा क्या होने वाला है भाई, सही होने वाला है। मैं आपको प्रॉब्लम में दिखाऊंगा जाके, समझाने के बाद मैं फिर प्रॉब्लम भी डिस्कस करूंगा आज। तर्क संगत समाधान का प्रयास या तार्किक का प्रयास। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे ना। पहला वर्ड ये दिमाग में रखेंगे क्या? गणितीकरण। ये जहां कहीं मिल गया, यही मुख्य उद्देश्य है किसका? एनसीएफ का। जो मुख्य उद्देश्य है, याद रखो, गणितीकरण यानी मैथमेटाइजेशन करना। ठीक है, बच्चों को किसी भी समस्या का गणितीकरण करना सिखाना, बस यही याद रखना। जहां भी गणितीकरण वर्ड मिला, मैथमेटाइजेशन वर्ड मिला, जहां भी तर्क वर्ड मिला, तर्क संगत, तार्किक विश्लेषण, ऐसे वर्ड मिले, वही हमारा आंसर सही होगा। क्योंकि आंसर मैक्स सारे सही होते हैं, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? तो जहां ये वाला वर्ड मिला या जहां ये वाला वर्ड मिला। ठीक है, क्योंकि अगर दैनिक जीवन भी आएगा, क्या दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का गणितीकरण करना। सही है, तो ये दो वर्ड याद रखिएगा। तीसरा वर्ड पूर्व धारणाओं का विश्लेषण। पूर्व धारणाओं का विश्लेषण। पूर्व धारणा मतलब क्या? पूर्व धारणाओं से यहां मैथ से क्या मतलब है? पूर्व धारणा मैथ से मतलब नहीं कि हमारे यहां जो चले आ रही धारणा है वो। मैथ्स में पूर्व धारणाओं का मतलब है कि मैथ्स में जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई 2 + 2 = 4 होता है, या मैंने बता दिया कि पाइथागोरस ने बोला हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ये एक पूर्व धारणा होगी क्योंकि पाइथागोरस ने बोला हुआ है। लेकिन इसका विश्लेषण करना, ठीक है, हालांकि छोटे बच्चों को पाइथागोरस नहीं पढ़ाया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इसका विश्लेषण करना, इसको क्या करना? देखना कि क्या जो पाइथागोरस ने बोला वो सही बोला हुआ है, क्या जो सर बोल रहे 2 + 2 = 4 होता है वो सही है। जब बच्चों में ये चीज़ बच्चों में क्या करना है? इसी चीज़ को तो डेवलप करना है, इसी चीज़ का तो विकास करना होता है बच्चों में, कि वो किसी की कही गई बात को सीधा सीधा न मानकर उस पर अपना विश्लेषण करे कि क्या भाई सामने वाला जो कह रहा है वो सही है। क्या सर ने बोला कि सूरज पूरब से निकलता है, तो क्या बच्चा सुबह उठ के जाए और देखे सुबह उठ के कि क्या सही में सूरज पूरब से निकल रहा है या सर गलत बोल रहे थे। ये होता है पूर्व धारणाओं का विश्लेषण। ठीक, तो एक 3 चीजें दिमाग में एकदम नोट कर लो। ये आपके ऑप्शन में हुआ पूर्व धारणाओं का विश्लेषण, तर्कसंगत समाधान या तार्किक समाधान या तार्किक विश्लेषण या ठीक है मैथमेटाइजेशन, गणितीकरण। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ये आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आपके दिमाग में सर तीनों एक में आ गया, तो तीनों एक में नहीं आता है। ठीक है, ये तीनों एक में नहीं आएगा। ये ऑप्शन होगा तो जो 3 ऑप्शन होंगे तीनों अलग होंगे। ये जिस तर्क वाला वर्ड जहां दिया रहेगा तो बाकी 3 ऑप्शन अलग होंगे। मैथमेटाइजेशन जहां वर्ड दिया रहेगा बाकी 3 ऑप्शन क्या होंगे? अलग होंगे।
ये 3 अगर आपने दिमाग में रखा तो यहां से एक प्रॉब्लम आप क्या कर रहे होते हो, बना रहे होते हो। दिमाग में रखोगे ना, पहला, दूसरा और तीसरा नोट करते चलो, ठीक। और फिर जाके बुक में सॉल्व पेपर में प्रॉब्लम को क्या करना, देखना, फिर आपको समझ में आएगा। तो पहली चीज हम लोगों ने सीखी मैथमेटाइजेशन या गणितीकरण पे, ठीक है। अब दूसरी बात जो यहां से हम लोग सीखेंगे, दूसरी बात यह है, वो है उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य या एम, उद्देश्य या एम। भाई क्या उद्देश्य है एनसीएफ का, क्या उद्देश्य है मैथ, एनसीएफ क्या कहता है कि मैथ्स पढ़ने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्यों मैथ पढ़ना है, क्यों गणित पढ़ना है। कोई उद्देश्य तो ऐसे नहीं बस गणित पढ़ना है, सब्जेक्ट है तो पढ़ना है, कोई चीज ऐसे आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है। उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आप क्यों मेरे से अभी पढ़ रहे हो, आप पढ़ोगे, आपका उद्देश्य सीटेट आपको निकालना है, आपको, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो इसी तरह नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कहता है कि मैथ के पढ़ने का अपना एक उद्देश्य होता है, ठीक। अब इसी उद्देश्य के बारे में जो वो कहता है, तो वो कहता है कि मैथ पढ़ने के 2 उद्देश्य होते हैं। एक जिसे आप कहते हो, ठीक है, सीमित या संकीर्ण या लघु, ठीक है। सीमित, संकीर्ण, लघु, कहीं कहीं गौड़ भी दे देता है। तो सीमित, संकीर्ण या लघु, इंग्लिश में से कहते हैं नैरो। ये नैरो एम की बात, ठीक है। पहला है सीमित, संकीर्ण या लघु, तीनों वर्ड याद रखिएगा, सीमित, संकीर्ण या लघु, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नैरो कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है उच्च, ठीक है, उच्च या, और क्या कहते हैं इसे, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, हायर एम। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, उच्च या हायर एम, या मुख्य वर्ड भी कहीं कहीं यूज वो होता है, मुख्य उद्देश्य, उच्च उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, हायर एम क्या है, ठीक। तो ये 2 तरीके में बांटता है, सीमित, संकीर्ण और उच्च। जैसे मैंने बोला एक प्रॉब्लम वहां से आएगी तो एक प्रॉब्लम आपको यहां से आएगी, ठीक है। सीमित, संकीर्ण, लघु, नैरो क्या है, या उच्च, हायर, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 2 तरह के उद्देश्य होते हैं, एक मैंने बता दिया आपको, ठीक है, आपको दिख रहा है, सीमित, संकीर्ण, लघु या नैरो, दूसरा है उच्च या हायर वाला, सही है। जारी दिमाग खुद को सिखाओ, अभी का भी नोट करते जाओ, पढ़ते चलो। मैं बोला ये, ठीक है, जो जितनी भी देर की वीडियो बनेगी उतने में आपका 3 नंबर क्लियर है। अब में हम समझेंगे कि भाई सीमित उद्देश्य क्या है और उच्च या हायर उद्देश्य या एम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीमित उद्देश्य की। सीमित उद्देश्य की, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, सीमित उद्देश्य की। सीमित उद्देश्य या, ठीक है, मैंने कहा ना लघु उद्देश्य, या आपको जिसे क्या कहते हैं आप, संकीर्ण उद्देश्य। कंफ्यूज मत होइएगा, सीमित, संकीर्ण सब मतलब एक ही है। इंग्लिश में इसका मतलब है नैरो एम, ठीक है। सीमित उद्देश्य क्या है, देखो सीमित वर्ड, सीमित का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को कोई चीज सिखाते हो तो उसका जो शुरुआत का उद्देश्य आपका ये होता है कि वो सीख ले। समझना कि जब आप किसी को कोई चीज सिखाने आते हो तो शुरुआत का उद्देश्य क्या होता है, वो उसको सीख ले, उसको समझ जाए। जैसे मैं ही मैथ पढ़ाता हूं तो मेरा पहला उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा पहले इस चीज को सीखे, इसलिए हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ठीक है। बच्चे आते हैं हमारे पढ़ने, सर ट्रिक सिखाइए, बच्चे आते हैं कुछ के दिमाग में सर ट्रिक सिखाइए, सीधे ट्रिक सिखाइए। मैं उनको ये समझाता हूँ, बेटा पहले बाइक चलाना सीखोगे कि पहले स्टंट सीखोगे। बाइक चलाने आता नहीं, आप स्टंट सीखोगे। तो जो बाइक चलाना सिखाना है ना, यही होता है सीमित उद्देश्य, नैरो, ठीक है। कि कोई चीज, आप जो चीज सिखाई जा रही है वो पहले सीख लो, फिर आगे की बात करेंगे। तो सीमित उद्देश्य, अब एनसीएफ, चूंकि हमें एनसीएफ के हिसाब चलना है, तो एनसीएफ ने क्या है, एनसीएफ ने जो वर्ड यूज किया वो वर्ड यूज किया है संख्यात्मक कौशल, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे कहते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी या संख्यात्मक कौशल, संख्यात्मक कौशल का विकास। बस यही याद रखिएगा, जहां भी ये वर्ड यूज हुआ कि सीमित उद्देश्य क्या है, 3 बार पूछा है सीमित उद्देश्य क्या है, संख्यात्मक कौशल का विकास। अब संख्यात्मक कौशल का विकास क्या होता है, वो होता है, ठीक है, मैं नीचे से लिख देता हूं, ये भी आपके आ सकता है कि अंकों को सीखना
अंकों को सीखना, अंकों को या संख्याओं को सीखना, मापना, ये सब क्या है? ठीक है, संख्यात्मक विकास में क्या गया? अंकों को सीखना या मापना। क्लियर है? ये वर्ड यूज हुआ संख्यात्मक कौशल का विकास, या ये वर्ड यूज हुआ अंकों को सीखना या मापना। यही क्या है? यही सीमित उद्देश्य है। मैंने आपसे बोला था ना कि सीमित उद्देश्य क्या होता है? जो चीज सिखा रहे हो वो चीज बच्चा सीख जाए, उसी बच्चा क्या हो जाए? सीख जाए, उसी चीज को सीख जाए। जो चीज सिखा रहे हो, जो चीज दिख रहा है, जैसे उसकी जो फेस वैल्यू है, जो दिख रहा है वो चीज सीख जाए। तो बच्चे को शुरू में क्या सिखाते हो आप? भाई उसको सिखाते गिनतियां उसको आ जाए, 100 तक गिनती आ जाए, जोड़ना आ जाए, घटाना आ जाए, तो वो संख्याओं के साथ खेलना सीख जाए। संख्याओं के साथ क्या करना? खेलना सीख जाए, अंकों के साथ खेलना सीख जाए। तो इसको जो वर्ड यूज हुआ है वो संख्यात्मक कौशल का विकास। दिमाग में रखेंगे ना, अगर पूछा सीमित उद्देश्य, लघु उद्देश्य, संकीर्ण उद्देश्य, तो संख्यात्मक कौशल का विकास या अंकों को सीखना। जहां भी अंक वर्ड आए, संख्या वर्ड आए, वही वाला ऑप्शन लिख के आइएगा। अब वो यहां पे कौशल की जगह कोई और वर्ड यूज कर देगा तो उसकी मर्जी है। अंकों को सीखने की जगह अंकों का अधिगम या कुछ भी वर्ड यूज कर देगा, लेकिन ये तो रखेगा, अंक रखेगा या संख्या रखेगा। तो जहां भी अंक या संख्या वाला ऑप्शन आए, संकीर्ण उद्देश्य आपका वही है। रखेंगे दिमाग में बात को? गुड, ठीक। सीमित उद्देश्य क्लियर है आपको? अब हम चलते हैं, आएगी भाई सीमित उद्देश्य से प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं हायर एम पे, जिसे हम कहते हैं मुख्य या उच्च उद्देश्य। मुख्य या उच्च उद्देश्य, ठीक। चलो भाई, बाइक चलाना सीख लिया, तो बाइक चलाना क्यों सीखा है? क्यों सीखा? किसी चीज को सीखना, जो चीज है उसको सीखना, उसी चीज को सीखना, यह सीमित उद्देश्य होता है। जो चीज आपको सिखाई जा रही है उसको सीखना सीमित उद्देश्य होता है। अंकों को सिखाएगा, अंकों को सिखाएगा, लेकिन वो क्यों सिखाया जा रहा है, क्यों वर्ड जहां आ गया ना, वहीं पर एम आपका हायर हो गया। क्यों वो चीज सिखाई जा रही है, आपको अंक क्यों सिखाया जा रहा है, आपको मैं एनसीएफ 2005 क्यों पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि आप भविष्य में सीटेट क्वालिफाई कर पाओ, आप भविष्य में ठीक एनवीएस केवीएस का एग्जाम निकाल पाओ, इसलिए सिखा रहा हूं ना। तो बच्चों को अंक क्यों सिखाया जाता है? ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो पाए। भविष्य के लिए मतलब क्या? उच्च शिक्षा के लिए। उच्च शिक्षा, या वर्ड होगा उच्चतर शिक्षा, ठीक है। उच्च शिक्षा या उच्चतर शिक्षा के लिए क्या हो? तैयार हो पाए। तो बस याद रखना, हायर ए मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चा भविष्य के लिए तैयार हो पाए। उच्च शिक्षा के लिए हमें अगर 2 + 2 = 4 सिखाया जा रहा है, तो इसलिए नहीं सिखाया था कि हमें 2 + 2 4 का कहीं यूज करना है सीधे अपने दैनिक जीवन में आगे। 2 + 2 4 अगर हम सीखेंगे तो जाके, अगर हमको जोड़ना सीखा हमने, तब जाके हम हायर क्लासेस में उसका क्या कर पाएंगे? यूज कर पाएंगे, ठीक है, जो हमारा फ्यूचर बनाएगा, जो हमारा कैरियर बनाएगा। तो याद है कि हायर एम में कौन सा कीवर्ड है? एक कीवर्ड है भविष्य और दूसरा कीवर्ड है, ये बहुत बार वर्ड यूज हुआ, उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। तो जहां भी उच्च शिक्षा, जैसे वहां मैंने संख्या वर्ड आ जाए, अंक वर्ड आ जाए, वही वाला ऑप्शन होगा। यहां मैं आपको सिखा रहा हूं कि जहां भी आपको क्या वर्ड आ जाए? भविष्य वर्ड आ जाए, उच्च शिक्षा वर्ड आ जाए, उच्चतर शिक्षा वर्ड आ जाए, बस वही लिख के आइएगा। वही हायर एम है, वही मुख्य उद्देश्य है। एकदम दिमाग में घोल के पी जाओ। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, कि जहां पे भविष्य वर्ड आ गया, उच्च शिक्षा वर्ड आ गया, उच्चतर शिक्षा वर्ड आ गया, बस वही वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। वही वाले ऑप्शन पे हमें क्या करना है? उसी वाले ऑप्शन को फिल करके आना है। सही है, आगे चले। सीमित उद्देश्य और हायर उद्देश्य दोनों आपको समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए, एक छोटी सी बात और बता दूं, मान लो हायर उद्देश्य में आपको उच्च शिक्षा या भविष्य के लिए वर्ड नहीं आया, लेकिन अगर वर्ड आ गया कि ठीक है, हाउ टू फॉर्मुलेट, कि फॉर्मुलेट का मतलब है कैसे फॉर्मूले, सूत्र कैसे बनाया जाए, सूत्रों का निर्माण, ठीक है, जिसको आप बोलते हो ना, इंग्लिश में वर्ड है फॉर्मुलेट, यानी कैसे सूत्र बनाए जाएं। तो सूत्रों का निर्माण कैसे किया जाए, तो सूत्रों का निर्माण कैसे किया जाए, ये कौन सा एम होगा? बच्चों को सिखाओगे क्या सूत्रों का? आपको समझ में, अगर मान लो वो वर्ड आपको नहीं मिला, 3 ऑप्शन कुछ और थे, चौथे ऑप्शन में आपको ये मिल गया कि सूत्रों का निर्माण। मुख्य उद्देश्य क्या है?
ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य में ये भी है। अगर वर्ड आ गया सूत्रों का निर्माण, तो हम बड़े होकर क्या सीखते हैं, हम ये तो सीखते हैं थ्योरम्स प्रूफ करना, थ्योरम्स प्रूफ करना, हमें ये सिखाया जाता है। क्लास 7th 8th से जैसे आते हैं हमें क्या सिखाया जाता है भाई, ठीक है, फॉर्मूलों को क्या करना, प्रूफ करना, थ्योरम्स को प्रूफ करना। ठीक, अभी तो आके हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनका यूज करते हैं, लेकिन जब हम छोटे होते हैं ना तो हम उनको प्रूफ करते हैं। 9th 10th 11th 12th में हम क्या करते हैं, सारे के सारे थ्योरम्स ही प्रूफ करते हैं। तो सूत्रों का निर्माण भी अगर वर्ड आता है आपका, तो ये भी आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अगर अकेला मिलता है तो सही है, लेकिन अगर इसके साथ ये सूत्रों का निर्माण का ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन दिया उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, उच्चतर शिक्षा के लिए तैयार करना, भविष्य के लिए तैयार करना, तो उस ऑप्शन को मार्क आइएगा, उस ऑप्शन मार्क मत आइएगा, उस ऑप्शन को टिक करके आइएगा, फिल करके आइएगा। ठीक है, ऑप्शन को मारेंगे क्यों आप भाई। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी एक ऑप्शन है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये अगर अकेला मिला है और 3 ऑप्शन कुछ और मिले तो इसको करके आइएगा, लेकिन अगर उच्चतर शिक्षा वाले के साथ ही मिला तो उच्चतर शिक्षा वाले को करके आइएगा, इसको मत करके आइएगा। ठीक, देखिए आपके सब तैयार हो रहे हैं, बस ये आधा घंटे में आपका सब कुछ हो जाना है, 3 नंबर आपको मिल जाना है यहाँ से। ठीक, थोड़ा सा बस ये है कि भाई लगे कि NCF 2005 समझ में आ गया है, तो थोड़ा सा एक काम तो कर ही सकते हो ना, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को दबा लो, और सबसे बड़ी बात है कि शेयर करो ना, और लोग तक भी क्या करो, इस चीज़ को पहुंचाओ। तो वीडियो शेयर तो कर सकते हो ना, इतना भी नहीं कर सकते भाई। चलिए अगला जो लाइन है जहां से प्रॉब्लम बनती है, जो NCF कहता है, वो वर्ड ही देखिए मैं लिख रहा हूं, महत्वाकांक्षा, यानी ठीक है एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई है कि भाई कि NCF की महत्वाकांक्षा क्या है। NCF की, एक मिनट बोल रहा है पेज भाई, NCF की महत्वाकांक्षा क्या है। ठीक, अब आपको कहोगे सर उद्देश्य और महत्वाकांक्षा में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। उद्देश्य ये होता है जो आपका टारगेट सेट करता है कि ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, ये सीखना है, ये फॉर्मूला सीखना है। जैसे आपका उद्देश्य है NCF 2005 इसलिए आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपका उद्देश्य है कि आपको CTET का एग्जाम निकालना है, CTET का एग्जाम क्वालिफाई, ये आपका उद्देश्य है। लेकिन महत्वाकांक्षा आपकी ये नहीं है। महत्वाकांक्षा क्या CTET का एग्जाम निकालना है क्या आपकी? महत्वाकांक्षा तो आपकी है कि आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, आपको केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय में या किसी स्टेट में गवर्नमेंट टीचर बनना है, सरकारी, ठीक है, अध्यापक बनना है, ये है आपकी महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा वर्ड का यूज किया है, एम्बिशन वर्ड का यूज किया है NCF ने, और यहां से प्रॉब्लम बनती है। अब बनती है तो इसका कीवर्ड क्या है? इसका कीवर्ड है उच्च लक्ष्य। देखिए वहां भी उच्च लक्ष्य था, उच्चतर शिक्षा की बात थी वहां पर, यहां पे लक्ष्य है, वहां पे शिक्षा की बात थी, यहां पे क्या है? लक्ष्य है, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, उच्चतर लक्ष्य या उच्च लक्ष्य की क्या प्राप्ति। ठीक है, या एक बार ऑप्शन में दिया था उच्च उद्देश्यों को खोजना। ठीक है, जब आप अच्छे खासा पढ़ाई कर लेते हो, आप CTET निकाल लेते हो, तो आप बहुत से उद्देश्य खोज सकते हो ना। आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम में ना कई तो एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो CTET निकालने के बाद। तो वही चीज है उच्च उद्देश्यों को खोजना या उच्च लक्ष्य की प्राप्ति, यही दो कीवर्ड्स हैं। इन्हीं में से कोई एक आपके ऑप्शन देगा, आपसे पूछेगा महत्वाकांक्षा शब्द का क्या अर्थ है, NCF ने जो महत्वाकांक्षा शब्द लिखा उसका क्या अर्थ है, या इनमें से किसका अर्थ महत्वाकांक्षा को रिलेट कर रहा है, घुमा के पूछ सकता है प्रॉब्लम। तो आप याद रखिएगा कि उच्च लक्ष्य की प्राप्ति या उच्च, ठीक है, उच्च उद्देश्यों को खोजना। क्लियर है? महत्वाकांक्षा में यही दो वर्ड याद रखिए, यानी उच्च वर्ड भी याद रखोगे तभी आपका काम चलेगा, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति करना या उच्च उद्देश्यों को खोजना। वैसे भी महत्वाकांक्षा आपको पता है क्या होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करना है या उच्च लक्ष्य को खोजना, यह आपकी महत्वाकांक्षा होती है। ठीक है, उद्देश्य नहीं, उद्देश्य तो होता है उस रास्ते पे चलना। उद्देश्य CTET निकालना है, महत्वाकांक्षा सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। दिमाग में रहेगा महत्वाकांक्षा वर्ड से अगर प्रॉब्लम आ गया तो। ठीक है, इरेज करूं ना? ठीक, जो नहीं समझे थोड़ा पीछे करके वीडियो फिर से कोशिश करेंगे समझने की। यार लिख दो यार कमेंट बॉक्स में कि सर फिर से समझा दीजिए, लॉकडाउन में तो वैसे ही खाली पड़ा हूं, समझा दूंगा फिर से। ठीक, क्लियर है? अगला वर्ड, अगला जो वर्ड इसने यूज किया है वो है रचनात्मक।
क्रिएटिविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रचनात्मक या क्रिएटिविटी, ठीक है। इसको जो एग्जैक्ट वर्ड उसने लिखा है वो लिखा है रचनावाद। रचनावाद, रचनात्मक, इसका मतलब क्या होता है, रचनात्मक या रचनावाद, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं से पूछा है सीटेट ने, रचनात्मक या रचनावाद, क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी का सीधा सा मतलब होता है, सीधा सा मतलब, एक लाइन में समझा रहा हूं, सीधा सा पूछा हुआ है, इसका मतलब होता है करके सीखना। करके सीखना, आपको समझ में आ गया, करके सीखना, न कि दूसरों के सिखाने से सीखना, करके सीखना। मैंने बोला था ना कि दूसरों के सिखाने सीखने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको कुछ सिखाऊं तो वो उतना परमानेंटली आप नहीं सीख पाओगे, उतना स्थायी नहीं होगा जितना आप खुद सीखते हो। इसलिए मैथ को माना था कि मैथ बच्चा एक बार सीखता है, जिंदगी भर सीख लेता है, क्योंकि मैथ दूसरों को सिखाने से आता ही नहीं है। गणित कभी दूसरों को सिखाने से आती ही नहीं है। गणित जब तक आप खुद को नहीं सिखाते हो, जब तक खुद के गुरु नहीं बनते हो, तब तक आपको मैथ्स नहीं आती है। तो करके सीखना, बस याद रखिएगा, रचनात्मक या रचनावाद का वर्ड है कि सब की वर्ड है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था एक बार कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, तो एनसीएफ 2005 करके सीखने पे बल देता है। करके सीखने पे, इसके साथ ऑप्शन था रटने पे बल देता है, सूत्रों को याद करने पे बल देता है, अभ्यास करने पे बल देता है, नहीं, ठीक है, करके सीखने पे बल देता है। अब करके सीखने को मैं आपको समझा दूं क्या होता है करके सीखना। एनसीएफ ने क्या लिखा है, एनसीएफ ने लिखा है कि बच्चों के दिमाग में ज्ञान को डालकर खुद को खाली कर लेना। टीचर के लिए लिखा है उसने कि बच्चों के दिमाग में ज्ञान को डाल के, जैसे मैंने आपको ये एनसीएफ 2005 आपके दिमाग में डाल दिया, जितना मेरे दिमाग में था आपके दिमाग में ट्रांसफर कर दिया शेयर इट से, ठीक है, चाहे जिससे किसी भी ऐप से क्या कर दिया, मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, कोई भी ऐप यूज करके ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे ही मैंने आपको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, अब वो जैसे ही आपको मैंने ट्रांसफर किया, मेरा काम वहां पे खत्म हो गया। ये अगर मैं ऐसे आपको सिखाऊंगा तो ये गलत है, ठीक है। ये एनसीएफ कहता है ये गलत है कि बच्चों के दिमाग में चीजों को डाल के छोड़ देना। वो कहता है बच्चों को ऐसा वातावरण पैदा किया जाए, बच्चों के सामने ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया जाए ताकि वो सीखें। कैसे सीखे, अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, देखो कीवर्ड सब लिख रहा हूं, कैसे सीखे, वाद, उनको वाद विवाद का मौका मिले, ठीक है, उनको पैटर्न पहचानने का मौका मिले, पैटर्न्स को पहचानने का मौका मिले, सारे इस पे एग्जाम, वाद विवाद का मौका मिले, टिक मार के आइएगा, पैटर्न वाला ऑप्शन हो, टिक मार के आएगा, पैटर्न पहचानने का मौका मिले, उन्हें वर्ड यूज किया उसने, छानबीन का मौका मिले। छानबीन मतलब देखा, वही मैंने कहा उसका विश्लेषण करना। छानबीन का मतलब क्या है, विश्लेषण करना, छानबीन का मौका मिले, सही है। और क्या मौका मिले भाई उन्हें, और क्या लिखा है, देखिए मैं पढ़ भी देता हूं, मेरे पास बुक है सामने, और उन्होंने क्या लिखा है, चिंतन करने का मौका मिले, चिंतन करने का मौका मिले, ठीक है, वाद विवाद का मौका मिले, पैटर्न पहचानने का मौका मिले, छानबीन का मौका मिले, चिंतन का, ठीक, चिंतन का मौका। ये सब उसी से डिपेंड है ना, किस पे, जो मैंने कहा था ना, मैथमेटाइजेशन करना, गणितीकरण करना, तो सब उसी पर डिपेंड है कि वाद विवाद का मौका मिले आपको, ठीक है, ताकि आप डिस्कस कर पाओ कि यार सर बोले सही है 2 + 2 = 4 होता है, 2-4 लोग आपस में डिस्कस करते हैं, बच्चों को मौका दीजिए कि वो आपस में डिस्कस कर सकें उसको। पैटर्न पहचानने का मौका मिले, ठीक है, पैटर्न को पहचान, छानबीन का मौका मिले, चिंतन का मौका मिले, सही है। तो ये 4 आप दिमाग में रखिएगा, ये सारे कीवर्ड्स हैं किसके, रचनावाद के। रचनावाद का मतलब क्या होता है, रचनावाद का सीधा सा मतलब होता है करके सीखना, ठीक है, या इसको और एक वर्ड अधिगम, ठीक है, अधिगम पर बल देता है। अधिगम मतलब होता है सीखना, खुद को सिखाना, तो अधिगम पे बल देता है, अधिगम पे बल देता है, करके सीखने बल देता है। ये सब वर्ड जहां यूज हो उसका मतलब क्या है कि वो रचनावाद की बात कर रहा है, वो क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, रचनात्मकता की बात कर रहा है वो, सही है, दिमाग में रहेगी ये बात। तो अगर यहां से प्रॉब्लम बनी तो कीवर्ड है करके सीखना, लेकिन इसके अलावा ये सब भी चीजें हैं वहां पर। वातावरण, ऐसा वातावरण पैदा किया जाए कि वाद विवाद कर सके, पैटर्न पहचान सके, छानबीन कर सके और चिंतन कर सके, ठीक। लास्ट चीजें मैं आप चीज बताने जा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दिखाऊंगा। मैं प्रॉब्लम्स ऐसे ही पढ़ूंगा, उनको सॉल्व करूंगा, लिखूंगा नहीं बहुत ज्यादा। एक चीज दिमाग में रखिए कि मैं अब आपको सारी चीजें जो मैंने बताया उसको कंक्लूड करते हैं कि एनसीएफ की बातों को, कि ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना, क्या करना चाहिए और क्या
नहीं करना चाहिए। व्हाट टू डू एंड व्हाट, ठीक है, डोंट डू मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये इतना पढ़ाने के बाद, पिछले आधे घंटे में पढ़ाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ वर्ड आपके सामने रखूंगा और आप ऐसे समझ लो ऑनलाइन क्लास चलिए, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। बच्चों की सक्रिय ऐसे प्रॉब्लम बनती है, चलिए पहला वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ठीक है, सक्रिय भागीदारी, पहला वर्ड मैंने यूज किया, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। एग्जाम में क्वेश्चन बना है, करना चाहिए ना भाई, सक्रिय भागीदारी बच्चों की होनी चाहिए। बच्चे चुपचाप बैठ के पढ़ते ना, मास्टर साहब आए और पूरा ज्ञान देके चले जाएं, समय आपको दे रहा हूं, नहीं, आपकी सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए। मैंने बोला जैसे सक्रिय भागीदारिता होना चाहिए, तो मैं बोला होना चाहिए इसलिए नहीं, आप भी सोचिए क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भाई बच्चे छानबीन करेंगे, वाद विवाद करेंगे, पैटर्न को पहचानने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे वो, तो इसी तरह करेंगे, ठीक। जब उनकी सक्रिय क्या होगी, भागीदारिता होगी। तो पहला वर्ड क्या है, सक्रिय भागीदारिता, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, दूसरा वर्ड, ठीक है, लिंग भेद। क्या लिंग भेद होना चाहिए? लड़के अच्छा मैथ्स पढ़ते हैं, लड़कियां अच्छा मैथ्स नहीं पढ़ती हैं, लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं ना होता है। ऐसा होता था क्या भगवान ऐसा कुछ बनाया कि लड़के ही मैथ्स में अच्छे होंगे, लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होंगी, या इस चीज़ में लड़कियां अच्छी होंगी, लड़के अच्छे होंगे? ऐसा नहीं है। सब बात इंटरेस्ट की होती है, सब बात आप किस चीज़ में आप दिलचस्पी रखते हो उसकी होती है, ठीक है। तो क्या नहीं करना चाहिए? लिंग भेद नहीं करना चाहिए, सही है, लिंग भेद नहीं करना चाहिए। एनसीएफ की बात कर रहा हूं मैं। और क्या सक्रिय बात, और क्या चीज है, एक वर्ड और यूज करता हूं मैं यहां पे, ठीक है, वो क्या है? भाषाओं का आदान प्रदान। भाई ये वही वर्ड है ना, वाद विवाद करना, क्या करना, वाद विवाद करना, ठीक। तो ये तो वही वर्ड है भाई, भाषाओं का आदान प्रदान या वाद विवाद करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है ना। बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे तभी तो चीजें क्या होंगी, खुल के बाहर आएंगी, तभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक। तीसरा वही जो मैंने लिखा था, फिर से यहां लिख रहा हूं, पैटर्न को पहचानने की क्षमता का विकास। ये करना चाहिए टीचर को ना, बच्चों के अंदर ऐसी एबिलिटी पैदा करनी चाहिए कि वो पैटर्न को पहचान पाए, वो चीज़ों को निकाल पाए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं अभी कल ही सर्कल पढ़ा रहा था, लेकिन वो सीजीएल वालों को पढ़ा था, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वालों को पढ़ा रहा था। तो मैंने उनको बताया कि वृत्त क्या होता है, ठीक है, जो 360 अंश का होता है, जिसमें प्रत्येक बिंदु अपनी जगह से घुमा हुआ होता है, कोई दो बिंदु लीनियर नहीं होते, ठीक है, किसी केंद्र से, ठीक है, किसी बिंदु से उसकी परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो मैंने बड़ा स्पेसिफिक बताया क्योंकि उनके लिए जरूरी था। लेकिन क्या मैं क्लास 1 के बच्चे को, 2 के बच्चे को ये बता सकता था? नहीं। उन्हें तो मुझे कुछ ऐसा बताना होगा ताकि वो उस पैटर्न को पहचान पाए, वो समझ पाए कि क्या होता है। मैं उन्हें बता दूं कि ऐसा गोल सा होता है, यही होता है आपका, इसी को वृत्त कहते हैं, जो चीज़ स्पेरिकल होती है वही सर्कल होती है, ऐसा मैं बता दूं बच्चों को, तो फिर बच्चे उसको रट लेंगे, फिर वो मैथ आएगी नहीं, फिर हायर क्लासेस में आएंगे तो उनको फिर सर्कल समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों को कैसे बचपन में पढ़ाया जाता है? याद कीजिए, बच्चों को, ठीक है, कविताओं के द्वारा, पोयम के द्वारा सिखाया जाता है। तो क्या, कैसी कविताएं, जैसे कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं कि वो मम्मी की रोटी गोल गोल, ठीक है, पापा का पैसा गोल गोल, दादी की चूड़ी गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल। तो ऐसे जो पोयम हैं, ऐसे कविता, ऐसे पोयम बच्चों को अब समझ में आता है। बच्चे क्या करते हैं, रिलेट कर लेते हैं, अरे यार पापा का चश्मा, दादाजी का चश्मा कैसा है, दादी की चूड़ी कैसी, मम्मी कैसा रोटी बनाती है, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई गोल का मतलब क्या होता है। वो पैटर्न को क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो पैटर्न को पहचानने की कला बच्चों में क्या करनी चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। कुछ मैं ऊपर यहाँ खाली यहाँ लिख देता हूँ इस जगह से। और कहानी के माध्यम से, और तेरी मैथ में कहानी, ठीक है, मैथ से तो बच्चे इसलिए भागते हैं क्योंकि कहानी वानी उसमें होती नहीं है। मैथ्स में कहानी, मैथ्स को ऐसा बनाइए कि उसमें कहानियां हो, कहानियों के द्वारा चीजें क्या कि समझाई जा सके। एनसीएफ कहता है भाई स्टोरी सुनाइए, उस स्टोरी में बच्चों को मैथ ढूंढने को ही है। आज देखिए ना, बैंक के पेपर में एक कंप्रेहेंसिव डीआई पूछा जाता है, उसमें क्या, उसमें आपको पैसेज दिए रहते हैं, पैसेज के में आपको फिर उसको सॉल्व करना होता है। जैसे आप उसमें करते थे इंग्लिश में या हिंदी के पेपर करते ना कि उसको पढ़ के, पैराग्राफ को पढ़ के फिर उस नीचे इसका आंसर किए, तो वही चीज़ अब मैथ्स में भी है। तो कहानी के माध्यम से बच्चों को, बिल्कुल कहानी के माध्यम से गणित सिखाइए। इसीलिए आप देखिए क्लास 3rd 4th की बुक्स में, मैथ की बुक में कहानियां भी है, क्वेश्चन भी एनसीएफ ने 2005 में पूछा था, मैं उन कहानियों का नाम भी,
ठीक है। एनसीएफ ने 2005 में पूछा था कि कक्षा एनसीईआरटी की कक्षा 4 की बुक में, क्लास 4 की बुक में, मैथ की बुक में कुछ कहानियां दी हुई हैं। वो कहानियां क्या हैं? जैसे है कहानी कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला है, कबाड़ी वाला, ठीक है, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, एक और कोई था, 2-3 कहानी। तो कहानी देने का क्या मतलब था, कहानी देने का क्या तात्पर्य है? तो कहानी देने का मतलब या कहानी देने का तात्पर्य सीधा सीधा है कि बच्चों को उन कहानी के माध्यम से ऐसी चुनौती पेश करना, बच्चों के सामने, जो वर्ड यूज कर रहा था, बच्चों के सामने ऐसी चुनौती पेश करना कि उन कहानियों का वो गणितीयकरण कर पाए, उन कहानियों में वो गणित को, उन कहानियों में वो मैथ को ढूंढ पाए। तो केवल कहानियों में मैथ को ढूंढना, कहानियों में गणित को ढूंढना ही लक्ष्य है। इसीलिए मैथ्स की बुक में एनसीईआरटी कहानियां भी देता है। यहां से प्रॉब्लम आई हुई है, याद रखेंगे, दिमाग में रहेगी बात, सही है। चलिए, ये तो है क्या करना चाहिए, कुछ बातें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा लिंग भेद नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज नोट करो, ठीक है, रटवाना नहीं चाहिए, रटना या रटवाना नहीं चाहिए। तीसरा, ठीक है, अनुपात। देखो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा एनसीएफ की बात नहीं है, इनमें कौन सा गणित के प्राथमिक उद्देश्य गणित का नहीं है, प्राथमिक बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो अनुपात नहीं पढ़ाना चाहिए, बंटवारे के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये बटेगा ऐसे बटेगा दोस्तों। तो अनुपात, रेशियो बिल्कुल नहीं बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। और क्या, ठीक है, रिवॉर्ड की बात नहीं होनी चाहिए, यानी बच्चों को ये जो हम कहते हैं ना, ये करोगे तो 2 रुपया देंगे, ये करोगे तो चॉकलेट देंगे, ये करोगे तो, बिल्कुल नहीं। आपको सर ऐसा, बिल्कुल ऐसा, एनसीएफ कहता है बच्चों को रिवॉर्ड देना ही नहीं चाहिए कि ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, वैसा करोगे तो वो मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे लालच बच्चों को नहीं देने चाहिए, ठीक। अगली बात तो आप कहोगे सर ऐसा लिखा है क्या एनसीएफ में? बिल्कुल लिखा है। जो अगली बात मैं कह रहा हूं वो ये है, एग्जाम्स रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग, एग्जाम्स रैंकिंग या नंबरिंग, जिसे आप परसेंटेज कहते हो, परसेंटेज की जगह वर्ड यूज करता हूं मैं, ग्रेड। बच्चों में ना एग्जाम लेना, रैंकिंग, ग्रेड, ये सब नहीं, बच्चों की रैंकिंग नहीं करनी चाहिए, बच्चों का बोला ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, बच्चों की रैंकिंग नहीं होनी चाहिए, छोटे बच्चों का एग्जाम नहीं लेना चाहिए। हालांकि लेते सब हैं, करते सब हैं, लेकिन एनसीएफ कहता है नहीं करना चाहिए। लेते सब है, करते सब है, लेकिन एनसीएफ क्या कहता है? भैया नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्स, रैंकिंग, ग्रेड, ये सब ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, रट लो, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, रैंकिंग नहीं होनी चाहिए, एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अनुपात नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लिंग भेद नहीं होना चाहिए, रिवॉर्ड्स नहीं देने चाहिए, बहुत ज़्यादा होमवर्क भी नहीं देना चाहिए। इंजॉय करें, बच्चे गणित को आनंद लेके पढ़ें। इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहानी सुनाना, पैटर्न बनाना, इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे इंजॉय करें, बच्चे आनंद ले, ठीक है। एक वर्ड आ जाता है आनंद, देखो एक वर्ड ये भी है, आनंद कर, आनंद की प्राप्ति हो उन्हें, खुश रहे। जब जितना आप खुश रहोगे उतनी मैथ को पढ़ोगे। दुखी हो जाते हो ना वैसे, तो आप पढ़ते नहीं हो। जितना आपको इंटरेस्ट आएगा उतने ही आप क्या करोगे? उस चीज़ को पढ़ोगे, उस चीज़ को समझोगे। आ रही बात समझ में? तो क्या नहीं करना चाहिए इसमें मैंने आपको बता दिया, क्या करना चाहिए इसको बता दिया। दिमाग में बिल्कुल समझा लो क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आपसे पूछे इनमें से क्या नहीं करना चाहिए तो वो बता पाओ एग्जाम में, क्या करना चाहिए वो भी आप क्या कर पाओ, बता पाओ। ये था एनसीएफ 2005 का, जिसका मैंने आपको इंट्रो दिया, कुछ वर्ड्स के बारे में बताया, कुछ एग्जाम्स के बारे में बताया। अब ये चलेगा, अभी मैं अगला जो टॉपिक में बनाऊंगा, मैंने कहा एनसीएफ के हिसाब से पाठ्यक्रम, पाठचर्या, करिकुलम, सिलेबस कैसा होना चाहिए, मैथ कैसे पढ़ाना चाहिए, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक यहीं तक का हमारा था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एनसीएफ के बारे में जो चीज़ हमने सीख लिया, अब चलिए कुछ प्रॉब्लम्स की भी हम बात कर लेते हैं कि अभी तक एनसीएफ मैंने कहा ना 2 से 3 प्रॉब्लम आती है, तो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी 2-4 प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मैं लिखूंगा नहीं, केवल ऐसे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अगले 5 से 7 मिनट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कुछ प्रॉब्लम। जैसे एनसीएफ ने पूछा कि राष्ट्रीय, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या है। संख्याओं और, ठीक है, प्राथमिक स्तर पे संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि क्या है, सिखाया था। संख्याओं का सीखना क्या होता है, अभी सिखाया था। क्या होता है? सीमित उद्देश्य, लघु उद्देश्य, संख्याओं का सीखना। देखिए ऑप्शन भी दिया है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, बिल्कुल नहीं। क्या उच्च उद्देश्य को पूरा करता है? नहीं। बच्चों की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, ठीक है।
लग रहा है कुछ सही कि भाई बच्चों के चिंतन प्रक्रिया गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। महत्वपूर्ण गणित का उद्देश्य कहाँ पूरा होता है, ठीक है। चौथा है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो सबसे सही ऑप्शन क्या है, संख्याओं का सीखना मापन किसको पूरा करता है, ये पूरा करता है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर पूछा है कि 2005, ठीक है, 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी है, सुसंगत है, ठीक है। यहां महत्वाकांक्षी शब्द का अर्थ बताइए। यहां महत्वाकांक्षी शब्द का अर्थ बताया था मैंने आपको, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति या उच्च उद्देश्यों को खोजना। पहला विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना। संकीर्ण तो है ही नहीं भाई, उच्च उद्देश्य है। दूसरा है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। बस यही सही है, बस यही सही है। तीसरा चौथा ऑप्शन ही मत देखो, यही सही है। गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना महत्वाकांक्षा शब्द का सीधा सीधा अर्थ है। अभी मैंने आपको क्या किया, बताया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन है 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अभी मुख्य उद्देश्य आपको बताया था, क्या है मुख्य उद्देश्य, कह रहा है मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पहला है बच्चों के सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। बच्चों की, आप जाके देखिएगा सॉल्व पेपर में, मैं लिख नहीं रहा हूं आपका टाइम नहीं। बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। दूसरा है बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। तीसरा है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। चौथा है गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, ठीक है। इसमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है, आप सोच के बताइए मुझे। मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो भाई पहला तो है बच्चों में सोच विचार की प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, है कि नहीं है। दूसरा है बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ये है कि नहीं है। बच्चों के संदर्भ में गणित का, मैंने आपको बोला था भाषणबाजी करना, गणित का वर्णन करना, गणित को समझाना। गणित में बच्चों की सक्रियता होनी चाहिए, आपकी नहीं। गणित का वर्णन आप इतिहास भूगोल की तरह गणित को नहीं पढ़ा सकते। गणित का वर्णन करके आप गणित को नहीं पढ़ा सकते। यही वाला ऑप्शन है जो कि गलत है, ठीक है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना भी है, ठीक है। आपका उच्च शिक्षा क्यों दी जाती है, ताकि आप समस्याओं का समाधान कर पाओ। उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना है, तो बिल्कुल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य का ये लिखा ही हुआ है, कीवर्ड ही है ये, ठीक है। गणितीकरण है ही है। क्या नहीं है, तो गणित का वर्णन करना, गणित का वर्णन करना, बच्चों के सामने गणित का वर्णन करना। गणित का वर्णन करना मतलब स्पीच देना गणित पर, ये बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात। फिर कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीएफ 2005 का लक्ष्य उस स्थिति में पूरा नहीं होता। एनसीएफ 2005 का लक्ष्य उस स्थिति में पूरा नहीं होता जहां बच्चे गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं, गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। दूसरा, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, यहाँ भी लक्ष्य पूरा हो रहा है। अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं और हल करते हैं, बिल्कुल अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं और हल करते हैं, जिसको मैंने कहा था वाद विवाद करते हैं, अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं और हल करते हैं, बिल्कुल सही है। सूत्रों और ठीक है एल्गोरिदम को, ठीक है, सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम को क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं। भाई सूत्र याद करना, फॉर्मूला याद करना, रटना, अभी लिखा था मैंने यहाँ पे, रटना जो है, जहां रटना वर्ड आ जाए, याद करना वर्ड आ जाए, सूत्रों को प्रूफ करना, सिद्ध करना, सूत्रीकरण करना, फॉर्मुलेट करना, ये सही है। सूत्र बनाना ये सही है, ठीक है। सूत्र सिद्ध करना ये सही है, लेकिन सूत्रों को रटना ये हो ही नहीं सकता उद्देश्य कभी भी। तो पहले तीन सही है। गणित आनंद उठाने के लिए पढ़ते हैं, गणित दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में पढ़ते हैं, अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए पढ़ते हैं, तीनों सही है। लेकिन गणित के सूत्रों को रटना, ये ऑप्शन, जहां रटना वर्ड आ जाए भाई उसको एकदम कह दो भाई तुम गलत हो, निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। फिर कह रहा है 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पहला संकीर्ण उद्देश्य, तो संकीर्ण उद्देश्य क्या है, आपको क्या बताया, संकीर्ण उद्देश्य जहां संख्यात्मक वर्ड आ जाए। तो चार ऑप्शन है, परिकलन व मापन बढ़ाना, बीजगणित पढ़ाना, रेखीय बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक कौशलों का विकास। कौन सा है भाई, संख्यात्मक कौशलों का विकास। संकीर्ण उद्देश्य का मतलब ही है संख्यात्मक कौशलों का विकास। दिमाग में रहेगी बात, संख्यात्मक कौशलों का क्या विकास। जी मैंने कहा ना, कीवर्ड्स को पकड़ के चलो, आप बिल्कुल बना लोगे इस चीज को, ठीक है। कह रहा है कि एनसीईआरटी की वर्तमान बुक किसकी अनुशंसा को ध्यान में रख के लिखी गई है, एनसीएफ 2005 की, एनसीएफ 2005 की। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है,
ठीक है, ना तो 75 वाले को, ना तो 88 वाले को, ना तो 2000 वाले को, 2005 वाले को। अगली प्रॉब्लम है, ठीक है, एनसीएफ 2005 सबसे अधिक बल किस पर देता है? गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए। गलत है भाई, सबको पढ़ाया जाएगी, केवल सेलेक्टेड बच्चों को पढ़ाओगे। तुम तेज हो तुम पढ़ो, वो तेज नहीं पढ़ेगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। मैंने भी बोला एग्जाम लेना ही नहीं है, ग्रेडिंग देना ही नहीं, सफलता की तो बात ही नहीं होती है, ठीक है। शिक्षार्थियों के तार्किक गणितीय योग्यता के पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा एग्जाम लोगे, अभी मैंने कहा एग्जाम नहीं ले सकते आप, अभी मैंने बताया था ना, एग्जाम तो ले ही नहीं सकते, नहीं करना है वो काम। फिर निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी, ठीक है। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी। क्या ऐसा है क्या कि जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं उनके लिए अलग सा वो क्या किया जाए, अलग सा उनके लिए अलग सा एक सिलेबस बनाया जाए, उनका करिकुलम ही अलग कर दिया जाए और बाकी बच्चों को अलग किया जाए? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, गलत है। तो ठीक, तो आप कहोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है? बेटा इसमें चारों ऑप्शन गलत थे। सीटेट ने इसकी जनरल मार्किंग की होगी, मैं कह रहा हूँ इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए, ये भी गलत है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों को तार्किक गणित योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, ये भी गलत है। और निम्नलिखित उपलब्धिकर्ताओं के लिए पाठचर्या अलग होनी चाहिए, ये भी गलत है। चारों ऑप्शन गलत हैं, इनमें से किसी पे भी एनसीएफ बल नहीं देता है। मैंने आपको बताया क्या करना चाहिए, एनसीएफ क्या कहा है, क्या क्या करना चाहिए, इनमें से कोई ऐसा नहीं जो एनसीएफ कह रहा है करना चाहिए, तो सब गलत बता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लेकिन मैं बहुत कुछ ही को ले रहा हूँ। कह रहा राष्ट्रीय पाठचर्या यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है, गणित का अनुक्रम है, ठीक है। भाषा से गणित का अनुक्रम यानी गणित कब पढ़ाई जाए, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाया बताया नहीं, लेकिन आपको इसलिए मैं इसको बता देता हूँ गणित का उपक्रम क्या है, ठीक है। तो कह रहा है देखिए चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं गणित के अनुक्रम पूछने के लिए। एक ऑप्शन दिया है भाषा, भाषा से पहले, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है विज्ञान के बाद, तीसरा है भाषा के बाद, चौथा है सामाजिक विज्ञान के बाद। तो आप याद रखिए, अनुक्रमी में बता देता हूं, इसको छोड़ दो, अनुक्रम में बताता हूं। अनुक्रम का मतलब है कब पढ़ाया जाए। तो भाई आपके घर में बच्चे हैं, होंगे ना, सबके घर में बच्चे होंगे, तो सबके घर में बच्चे होंगे तो सबको पता होगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे क्या सीखते हैं पहले, सबसे पहले क्या सीखते हो? अगर आप हमारे यूपी बिहार की इधर के हो तो क्या सीखते हो? हिंदी बोलना, ठीक है। आप अगर कर्नाटक में हो तो क्या कन्नड़ सीखते हो, आंध्रा में तो तेलुगु सीखते हो, ठीक है, तमिलनाडु में तो तमिल सीखते हो। यानी सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? सबसे पहले बच्चे को भाषा सिखाई जानी चाहिए, उसकी मदर लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए, भाषा, है ना। पहले आप क्या सिखाते हो? मम्मी पापा बोलना, क ख ग बोलना सिखाते हो, कि पहले गिनती सिखा देते हो, पहले ये सिखाते ना। लेकिन फिर देखो अपने घर के बच्चे को माइंड करो, जैसे वो भाषा सीखता है, भाषा सीखने के बाद फिर उसके बाद जैसे वो क ख ग सीख जाता है ना बोलना, मम्मी पापा बोलना, दादा दादी बोलना, पानी खाना बोलना सीख जाता है, उसके बाद ठीक है दूसरी चीज़ आप क्या सिखाते हो बच्चों को? फिर गिनतियाँ सिखाते हो। यानी भाषा के बाद आता है गणित, भाषा के बाद फिर गणित सिखाते हो। तो अनुक्रम यही है, पहले भाषा फिर गणित सीखता है। फिर जब बच्चा गणित सीखता है तो फिर थोड़ा सा उसे आप बताते हो गर्मी ठंडी के बारे में, सूरज कब से निकलता है क्या, यानी आप उसको थोड़ा सा ले चलते हो किसकी तरफ? विज्ञान की तरफ। इसीलिए देखो क्लास 3rd 4th से विज्ञान शुरू हो जाता है, क्लास 3rd 4th से एनसीईआरटी की बुक में अच्छी खासी साइंस की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और लास्ट में ये जो है ना, लास्ट में सोशल स्टडी है, सामाजिक विज्ञान जिसे आप सोशल स्टडी कहते हो, ये लास्ट में आता है। सामाजिक विज्ञान का टॉपिक कहाँ आता है? लास्ट में आता है। तो यही अनुक्रम है भाषा का, भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अगर कभी पूछे तो आप अपने को रिलेट करना, एनसीएफ छोड़ो, घर को देख लो अपने कि पहले बच्चा बोलना सीखता है, फिर गिनतियाँ सीखता है, फिर थोड़ा साइंस सीखता है, लास्ट में उसको सिखाया जाता है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इतिहास भूगोल, तो उसको बाद में सिखाया जाता है यार, ठीक। तो यही अनुक्रम है। तो अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तो भाषा के बाद, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम देखा जाए, ठीक। चलिए अगली प्रॉब्लम जो है, अगली प्रॉब्लम क्या है? ये पूछा है कि ये किसने बोला था, वो ठीक है, मैथमेटाइजेशन जो वर्ड है ना, गणितीकरण वर्ड है, ये सबसे पहले किसने वर्ड यूज़ किया था? तो एक चीज़ लिख ही लो, ठीक है, कि गणितीकरण वर्ड का यूज़ की, जैसे उसने कहा था कि ठीक है बच्चों को, ठीक है, बच्चों को गणितीकरण आवश्यक है, गणित का गणितीकरण करना आवश्यक है। ये गणितीकरण वर्ड का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किया था डेविड व्हीलर ने। लिख लीजिए इसको, डेविड
विलर ने। किसने किया था भाई? डेविड विलर ने इसका प्रयोग किया था। डेविड विलर ने क्या कहा था ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, होगा यहाँ पे, ठीक है। डेविड विलर ने क्या कहा था? डेविड विलर ने कहा था, लिख लो इसको, गणितीकरण की क्षमताओं का विकास बच्चों के लिए आवश्यक है। गणितीकरण लिखिए, गणितीकरण की क्षमताओं का विकास बच्चों के लिए आवश्यक है। किसने कहा था? डेविड विलर ने। पूछा एक बार आपसे कि किसने कहा था ये? डेविड विलर ने। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लें, इंग्लिश वाले बच्चे लिखना चाहते हैं लिख लें, ठीक है। डेविड विलर, ठीक है। इंग्लिश में लिखा था इट इज मोर यूजफुल टू नो, इट इज मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज, ठीक है। इट इज मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज, हाउ टू मैथमेटाइज देन to know a lot of mathematics, to know a lot of mathematics। मैं फिर से पूरा पढ़ रहा हूँ, it is more useful to know how to mathematize than to know a lot of mathematics। किसने कहा था? डेविड विलर, ठीक है। डेविड विलर की स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ, डेविड DAVID, डेविड, और विलर की स्पेलिंग तो आप सबको पता ही है, विलर, ठीक है। डेविड विलर ने कहा था, WSEELER, ठीक है, WSEELER। तो ये बात जितनी मैंने आपको बताई, इसके बाहर एक प्रॉब्लम आज अभी का अभी, जैसे मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना हुआ है, लेकिन भाई 3 क्वेश्चन भी तो है ना। इस पूरे वीडियो को आप देखिए, NCF 2005 में इसके बाहर कुछ नहीं पूछा हुआ, आप इसको देखिए और यहां से सॉल्व कीजिए। जितनी प्रॉब्लम्स मैंने बताई आप सॉल्व पेपर में जाके सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में मैं करिकुलम के बारे में बात करूंगा और सिलेबस के बारे में बात करूंगा कि पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, NCF इसके बारे में क्या कहता है। फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, अबेकस वर्ड होता है, चार्ट पेपर होता है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उनका क्या यूज़ है, किस क्लास में कैसे उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आज बताया उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो शेयर कीजिए ताकि और लोग तक क्या हो, पहुंच पाए, लोगों को पता चल पाए कि रवि सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू।